देखिए, आज हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग पढ़ें और क्रिमिनल प्रोसीडिंग की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? एफआईआर से होती है। देखो, क्रिमिनल प्रोसीडिंग के जो पार्ट हैं उनमें सबसे पहले एफआईआर रजिस्टर्ड होती है। सबसे पहले एफआईआर रजिस्टर्ड होती है। फिर उसके बाद एफआईआर रजिस्ट्रेशन होने के बाद में एफआईआर में जो कार्रवाई होती है उसमें तीन बातें की जाती हैं। क्या क्या? पहली ये कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसका अपॉइंटमेंट किया जाता है। एफआईआर रजिस्ट्रेशन में तीन बातें होती हैं। एक तो डालता जाता है एफआईआर नंबर, दूसरा जो होता है वो होता है किस सेक्शन में एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है वो, और तीसरा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है एफआईआर। एफआईआर जो साल का जो ईयर होता है उस ईयर के अकॉर्डिंग नंबरिंग होती है। जैसे अभी 2024 चल रहा है तो हर एफआईआर के लास्ट में, और जैसे मान लो अब से पहले 100 हो गई तो इस एफआईआर का नंबर कितना हो जाएगा? 101 हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि एफआईआर हम गलत जगह दे देते हैं, वहां फिर एफआईआर नंबर नहीं डलता। अगर जुडिक्शन में नहीं हुई है, जुडिक्शन के अलावा कहीं और होती है, तो फिर उस पर 0 डाला जाता है ना, नंबर नहीं डाला जाता। इसलिए इस एफआईआर को क्या बोलते हैं? जीरो एफआईआर। यानी जुडिक्शन से बाहर अगर कोई एफआईआर रजिस्ट्रेशन की गई है कि जहां घटना हुई है उससे अन्यथा एफआईआर रजिस्टर्ड की गई है तो उसे जीरो एफआईआर कहते हैं। अब ये जीरो एफआईआर हो गई, किस सेक्शन में हो गई? आईपीसी में भी हो सकती है, एनडीपीएस में भी हो सकती है, आर्म्स एक्ट में भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए किसी के पास हथियार मिला है, तो फायर आर्म्स मिला है, मान लीजिए किसी के पास पिस्टल मिली है बिना लाइसेंस की, तो 3/25 आर्म्स एक्ट का अपराध हो गया है ना। और फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, फिर क्या अपॉइंट किया जाता है? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हेड कांस्टेबल से ऊपर की रैंक का होता है, हेड कांस्टेबल और उसके। लेकिन आजकल छोटे मामले जैसे जुए के, पर्यावरण प्रदूषण के 23-41 इनकी कांस्टेबल को भी इन्वेस्टिगेशन दे दिए। उन्हें क्या करते हैं? 15 दिन की ट्रेनिंग देते हैं और कांस्टेबल ऑफिस से भी करवाना क्या कर दिया है? शुरू कर दिया है ना। तो ये फिर उसके बाद में अपॉइंट होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आयु। ठीक। अब जैसे ये आयु है, ये अपॉइंट होने के बाद में शुरू करता है केस डायरी लिखना। आगे बात समझ। जैसे मान लीजिए कि आज कितनी तारीख है? 27 तारीख है 2025, है ना। मान लीजिए 2025। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सबसे पहले डायरी लिखना शुरू करेगा, है ना। तो डायरी का एक परफॉर्मा होता है, मैं वो आपको व्हाट्सअप कर दूंगा कि उसमें डायरी लिखी जाती है ना। डायरी एक परफॉर्मा में लिखी जाती है जिसमें ये स्टार्टिंग करेगा कि भाई आज 27/2/2025 को मेरे को इस मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन मिली, जिसमें मैंने जो भी एफआईआर मिली है, कौन सी ओरिजिनल एफआईआर, वो मैंने ली है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। अब यहां पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगा तो सेक्शन 154 में एफआईआर का प्रोविजन किया गया है कि 154 में एफआईआर रजिस्टर्ड होती है। एफआईआर ओरल भी हो सकती है और रिटर्न में भी हो सकती है। लेकिन जहां पर ओरल है वहां पुलिस अधिकारी की ड्यूटी है कि वो लिखेगा और लिखने के बाद में सामने वाले को पढ़कर सुनाएगा और सुनाने के बाद उसके साइन कराएगा। आगे। और एफआईआर की एक कॉपी किसको दी जाती है? जिसने इंफॉर्मेशन दी है उसको दी जाएगी। लेकिन मामला अगर गंभीर है, जैसे सेक्सुअल ऑफेंस से संबंधित है, 354 है, 354A B C D है, 376 है,
376 ए है, ए बी है, बी है, सी है, डी है, डी ए, डी बी, ई है, 509 है। इन अपराधों के अदर विक्टिम शारीरिक और मानसिक रूप से असक्षम, तो पुलिस अधिकारी उसके निवास स्थान पर जाकर के एफआईआर रजिस्टर, ठीक है। और जो व्यक्ति असक्षम है, उसकी भाषा समझ में नहीं आ रही है, तो वहां दो कंडीशन होती है। अगर भाषा की दिक्कत है तो ट्रांसलेटर लेके जाएगा आगे। जैसे मान लीजिए कोई केरल का व्यक्ति है, राजस्थान में आ गया और उसके साथ दिक्कत हो गई, अब उसको तो वहीं की भाषा आती है केवल, अब यहाँ वाला बोल सकता है कि वो भाषा समझ सकता है, तो ऐसी कंडीशन में ट्रांसलेटर साथ में लेते। लेकिन मान लीजिए कि कोई बच्चा है और वो मान लीजिए डम है, बोलने में असक्षम है ना, गूंगा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, तो वो जो उसकी भाषा को समझते हैं उनको बोलते हैं विशेष प्रबोधक, उनकी सहायता ली जाती है और उनकी सहायता से उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब एक बात बताओ कि मैं मान लो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, एक्स व्यक्ति की एफआईआर रजिस्टर्ड कर रहा हूं, वो जो बोल रहा है वो मेरे को पता नहीं है, और वो भाषा केवल अंकित समझता है। अब अंकित जो बोलेगा वो कुछ भी बोल सकता है, गलत भी लिखवा दे, नहीं? तो ऐसी कंडीशन में ऑडियो वीडियोग्राफी की जाएगी। आगे बात समझ लो। तो एफआईआर रजिस्ट्रेशन किया जाता है और एफआईआर रजिस्ट्रेशन कराने वाले को एक कॉपी निःशुल्क दी जाती है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है वैसे ही परफॉर्मे में एफआईआर की कॉपी निकलती है 7। कितनी? कहीं 6 निकलती है, कहीं 7 निकलती है। 7 कॉपियां परफॉर्मे में निकलती है। एक कॉपी तो जिसने एफआईआर दी है उसके साइन करा करके उसको दे दी जाती है कि भाई ये आपके एफआईआर की कॉपी, पहला। दूसरा, एक कॉपी भेजी जाती है सीओ को, मॉनिटरिंग ऑफिसर, जो सर्किल ऑफिसर होता है, उसको भेज दी जाती है, ठीक। एक कॉपी भेजी जाती है 100 किसको 57 में मजिस्ट्रेट के यहाँ पर। जैसे एफआईआर रजिस्टर्ड होती है, मजिस्ट्रेट के यहाँ पर क्या की जाती है, एक कॉपी भेजी जाती है। एक कॉपी रखी जाती है किसके लिए, ऑफिस के लिए, कार्यालय रिकॉर्ड के लिए। एक कॉपी दी जाती है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर में, बाद में वो फाइल में संलग्न होकर के किसके पास आ जाती है, एपीपी के पास। और बाकी 2 कॉपियाँ एडिशनल होती है कि अगर मान लो एसपी वगैरह या कलेक्टर वगैरह मंगवा ले तो वहां भिजवाई जाती है ना। तो इस प्रकार से एफआईआर की कॉपियां निकलती हैं। और अगर कोई व्यक्ति एफआईआर से पीड़ित है, नहीं दर्ज कर रहा, तो फिर उसके लिए 154(3) में प्रोविजन किया। 154(3) में यह है कि आप एसपी के पास जाओगे नहीं, जैसे थाने में जाके लिखवा रहे हो ना, एसपी के पास जाके नहीं लिखवाओगे, हैं? आप बाय पोस्ट करोगे। अगर एसपी ऑफिस भी जा रहे हो ना, तो वहां का जो डाक है ना, वहीं पे जमा कर लेते हैं आपकी, और रिसिप्ट दे देते हैं, भाई आपकी ओपी ले लिया हमने। लेकिन डायरेक्ट नहीं, क्योंकि नहीं तो एसपी फिर थानेदार हो जाए, वो तो सारा दिन फिर वो एफआईआर ही सुनता रहे, नहीं क्या? इसलिए वो कहा बाय डाक। और एसपी को पढ़ने के बाद लगता है कि आपका मामला संज्ञेय इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, तो या तो खुद इन्वेस्टिगेशन कर लेगा या किसी अधिकारी को अपॉइंट कर देगा। और जिस अधिकारी को अपॉइंट कर रहा है उस अधिकारी को उस थाने में वही पावर होंगे जो एसएचओ को होते हैं उस मामले के संबंध, वही पावर यूज करेगा। अब देखो 154 की लैंग्वेज को पढ़ो। सूचना किसकी है, किसकी है? नहीं। अब संज्ञेय अपराध के आगे ये लिखा हुआ है क्या, युक्ति युक्त रूप से, सुनिश्चित रूप से, सर्टन हो। संज्ञेय अपराध कैसा हो, निश्चित हो, रीजनेबल हो, ऐसा कोई वर्ड लिखा हुआ है क्या? नहीं। उन्होंने कहा कि केवल संज्ञेय अपराध की इंफॉर्मेशन दी है तो पुलिस अधिकारी की ड्यूटी है कि एफआईआर रजिस्टर्ड करेगा।
आ गई बात समझ में? तो कौन से केस में कहा गया है? लिख लीजिए, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। लिख लीजिए केस का नाम, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। टू 2012 सुप्रीम कोर्ट। लिखिए, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा ध्यान रखना वहां ये लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ रेफरेंस ही दे देना। क्या, सिर्फ आगे की बात लिख देना कि 154 में संज्ञेय अपराध के आगे, सेक्शन 154 फर्स्ट में संज्ञेय अपराध के आगे सुनिश्चित, इन्वर्टेड कोमा में लिखना इस सुनिश्चित को, है ना, सिंगल इन्वर्टेड कोमा में, सुनिश्चित या विश्वास करने का कारण, विश्वास करने का कारण नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ, अतः पुलिस अधिकारी संज्ञेय अपराध की एफआईआर रजिस्ट्रेशन के लिए पुलिस या एसएचओ लिख दो, है ना, पुलिस थाना अधिकारी संज्ञेय अपराध की एफआईआर रजिस्टर्ड करने के लिए क्या है, बाध्य है। पुलिस अधिकारी एफआईआर रजिस्ट्रेशन से पहले, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एफआईआर रजिस्ट्रेशन से पहले केवल पीआई, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन, पीआई है प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन, केवल संज्ञेय अपराध को सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि एफआईआर किसकी होती है, कोग्निजेबल ऑफेंस की होती है, केवल कोग्निजेबल ऑफेंस को कंफर्म करने के लिए, है ना, कर सकता है, अपराध की सत्यता के बारे में नहीं। कि अपराध की सत्यता के बारे में नहीं, कि अपराध हुआ या नहीं है वास्तव में, है ना। पुलिस अधिकारी निम्न मामलों में पीआई कर सकता है, निम्नलिखित मामलों में क्या कर सकता है, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, पीआई कर सकता है। पुलिस अधिकारी निम्नलिखित मामलों में पीआई या प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। मैं पीआई पर, है ना, इन्वेस्टिगेशन कर सकता हूं। पुलिस अधिकारी के बजाय एसएचओ वर्ड लिखो, ज्यादा ठीक रहेगा, है ना, एसएचओ कर सकता है। पहला, करप्शन से संबंधित मामले, मैटर रिलेटेड टू करप्शन, भ्रष्टाचार से संबंधित मामले, है ना।
दूसरा मेडिकल नेग्लिजेंस, मेडिकल नेग्लिजेंस, तीसरा पारिवारिक मामले, तीसरा फैमिली मैटर्स है ना, पारिवारिक मामले। फिर वो मामले जो कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन से अराइज हुए हैं, वाणिज्यिक समव्यवहार से उत्पन्न हुए मामले, वाणिज्यिक समव्यवहार से उत्पन्न हुए मामले। और पांचवा, जहां एफआईआर डिले से रजिस्टर्ड करवाई गई है, जहां एफआईआर डिले से रजिस्टर्ड करवाई। ठीक है, आगे बात। फिर उसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट। तो एफआईआर लिखना क्या है, मैंडेटरी। आगे बात समझ। फिर उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या टेलीफोन पर एफआईआर रजिस्टर्ड करा सकते हैं, क्या टेलीफोन पर एफआईआर रजिस्टर्ड करवाई जा सकती है क्या। ठीक है, तो लिख लीजिए कि टेलीफोन पर दी गई सूचना एफआईआर होती है, टेलीफोन पर दी गई सूचना एफआईआर होती है। दी गई इंफॉर्मेशन एफआईआर होती है। तो देखिए एक केस है 1989, 1989 का केस है। केस का नाम है सखाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सखाराम, सखाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टेलीफोन पर दी गई सूचना एफआईआर नहीं, टेलीफोन पर दी गई संज्ञेय अपराध की सूचना है ना, कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन, एफआईआर नहीं होती है, क्योंकि एफआईआर पर परिवादी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है, क्योंकि एफआईआर पर कंप्लेनेंट के सिग्नेचर होना मैंडेटरी है। है ना, लेकिन प्रोविजो, परंतु सुनील कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, सुनील कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी, सुनील कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी, AIR 1997 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जैसे मान लीजिए एक जनरल डायरी होती है ना, जिसे रोजनामचा बोलते हैं, पुलिस की एक क्या होती है, जनरल डायरी होती है। उस जनरल डायरी में या रोजनामचे में क्या है, हाँ, डेली एक्टिविटीज। अगर उसमें कोई संज्ञेय अपराध की सूचना है तो पुलिस अधिकारी उस पर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। कुछ नहीं बोला है कि नहीं है, वो तो ये कहा कि केवल आपको फोन करके किसी ने इंफॉर्मेशन दी और आपकी जनरल डायरी में संज्ञेय अपराध की सूचना है, तो उस सूचना के आधार पर पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। ठीक, उसके बाद में अब जो नया कानून आया है उसमें दे सकते हो, लेकिन 3 दिन में
उस पर साइन करने क्या है, मैंडेटरी, लिख लीजिए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनरल डायरी या रोजनामचे में, जनरल डायरी ऑफ पुलिस है ना, और पुलिस स्टेशन है ना, और पुलिस स्टेशन के रोजनामचे में यदि संज्ञेय अपराध की सूचना है तो पुलिस अधिकारी उस पर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है, रोजनामचे में अगर संज्ञेय अपराध की सूचना है तो पुलिस अधिकारी उस पर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। बस इतना का है, तो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, इसका मतलब इसे एफआईआर मान लिया कि टेलीफोन पर दी गई सूचना भी क्या होती है, एफआईआर। यहां कुछ नहीं कहा, हाँ वो भी एनएसएस में है ना। फिर उसके बाद में ये कह रहे हैं कि भाई ये एफआईआर है, इस एफआईआर का साक्षिक महत्व क्या है। भाई ये जो एफआईआर है, इस एफआईआर का साक्षिक महत्व क्या है। तो केस का नाम लिखिए, सोहन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2023, सॉरी 2003 सुप्रीम कोर्ट, 2003 सुप्रीम कोर्ट। सोहन लाल, इसमें कहा कि एफआईआर कोई सारभूत साक्ष्य नहीं है, सबस्टेंटिव एविडेंस नहीं है, कोई सारभूत साक्ष्य नहीं है, केवल ये अपराध की इंफॉर्मेशन मात्र है। यह केवल अपराध या संज्ञेय अपराध की इंफॉर्मेशन मात्र है और इसका उपयोग परिवादी, कंप्लेनेंट, परिवादी के बयानों की, यानी स्टेटमेंट की, परिवादी के बयान या स्टेटमेंटों को खंडन करने या कोरोबरेट करने, संपुष्टि के लिए उपयोग किया जा सकता है। संपुष्टि, कोरोबरेट, या 145 में खंडन होता है ना, डिनाइड है ना, और कोरोबरेशन सेक्शन 157 एविडेंस एक्ट में होता है। चाहे तो थोड़ा थोड़ा लिख दो सेक्शनों का रेफरेंस ऊपर कि कोरोबरेशन 157 में, और वो कहां पर, 45। फिर एक केस लिख लीजिए, मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, 2010 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि एफआईआर केवल संज्ञेय अपराध की सूचना है, एफआईआर ओनली इंफॉर्मेशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, कि केवल संज्ञेय अपराध की सूचना है, यह अपराध की विकिपीडिया नहीं है, विकिपीडिया नहीं है, इसमें अपराध के सभी तथ्यों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है।
में अपराध के सभी तथ्यों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं। कि एफआईआर जो है वो केवल एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन है। ये नहीं है कि उसमें सारे फैक्ट आने जरूरी है कि कौन था कौन नहीं था, वहां पर कौन मौजूद था। अगर कोई बात छूट भी गई है वो इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगी। किसी का नाम नहीं लिखवा पाया तो आगे बात। फिर उसके बाद में नेक्स्ट लिखिए कि एफआईआर डिले का क्या प्रभाव होगा। एफआईआर डिले का क्या प्रभाव होगा। में देरी का क्या प्रभाव होगा। एफआईआर डिले से क्या होता है। देखो आपने पढ़ा होगा सेक्शन 8 एविडेंस एक्ट में। एविडेंस एक्ट में एक उदाहरण दे रखा है कि कोई महिला ये कहती है कि मेरे साथ रेप हुआ, और रेप होने के बाद इस बात की कंप्लेंट की, और उसके बाद में वो कहती है कि भाई मेरे साथ रेप हुआ, तो वो इस बात का आचरण के रूप में सुसंगत हो। लेकिन अगर वो बिना कंप्लेंट किए कही गई है तो आचरण के रूप में सुसंगत नहीं होगा। फिर एक एग्जांपल दिया कि भाई लूट के हुई, लूट के बाद उसने कंप्लेंट की और कंप्लेंट करने के बाद कहता है कि मेरे साथ लूट हुई है, तो है सुसंगत है, अदरवाइज नहीं है। भाई क्लियर है कि नहीं है। तो कहने का मतलब कि एज सून एज पॉसिबल अगर कोई एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है तो हम ये मानते हैं कि भाई आचरण से रूप में सुसंगत हो गया। अदरवाइज अगर एफआईआर में डिले होती है तो व्यक्ति को फैक्ट गढ़ने का मौका मिल जाता है, और एफआईआर क्या हो जाती है, एम्बिग्यूज और डाउटफुल हो जाती है, संदेहास्पद हो जाती है। आगे बात समझ में तो लिख लीजिए कि अगर एफआईआर देरी से दर्ज कराई जाती है, अगर एफआईआर देरी से दर्ज कराई जाती है, डिले से रजिस्टर्ड होती है, तो कंप्लेनेंट को फैक्ट या तथ्य गढ़ने का है ना, मैन्युपुलेट करने का है ना, तथ्यों को मैन्युपुलेट या घड़ने का मौका मिल जाता है, जिससे एफआईआर संदिग्ध और संदेहास्पद हो जाती है ना। एफआईआर संदिग्ध और संदेहास्पद हो जाती है। लेकिन अगर डिले का रीजनेबल कारण है, तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसका नाम लिखिए, सलिग्राम वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा। सलिग्राम वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा। वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा। इसका सन थोड़ा सा डाउट कर रहा है, 2006 है शायद, लेकिन रहने दो, है ना। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यदि एफआईआर रजिस्ट्रेशन में डिले या देरी इस कारण हो गई कि इंजर्ड पर्सन यानी आहत व्यक्ति को
अस्पताल में पहले इलाज के लिए ले जाया गया, यह डिले का युक्तियुक्त कारण। फिर एक केस लिखिए, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस एनके। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस एनके। इस मामले में एक लड़की के साथ में रेप हुआ, बलात्संग हुआ, और उसने यह घटना के बारे में अपनी माँ से बताया, और उसने इस घटना के बारे में अपनी माँ से बताया। लड़की का पिता बाहर गया हुआ था, और पिता के आने पर एफआईआर रजिस्ट्रेशन कराने थाने गए। पिता के आने पर एफआईआर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए थाने पर गए। यह देरी का रीजनेबल कारण है ना, युक्ति युक्त कारण। यह देरी का युक्ति युक्त कारण। फिर नेक्स्ट लिखिए, इसी में केस और लिखिए कि स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेज मोहित पांडे 2005 का केस है। स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेज मोहित पांडे के रेप संबंधित मामलों में, बलात्संग से संबंधित मामलों में एफआईआर डिले होने से, एफआईआर डिले देरी से होने से मामले में कोई संदेह या संदिग्धता उत्पन्न नहीं होती। एम्बिगुइस और डाउटफुल है ना, डाउट उत्पन्न नहीं होता, क्रिएट नहीं होता। फिर नेक्स्ट लिखिए, टीटी एंटोनी। टीटी एंटोनी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। 2002 सुप्रीम कोर्ट। इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2001 का है ये केस, सॉरी 2 का नहीं है, 2001। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एक घटना की 2 एफआईआर नहीं हो सकती, एक घटना की 2 एफआईआर नहीं हो सकती।
लेकिन क्रॉस एफआईआर हो सकती है। क्रॉस समझ गए? जैसे मान लो कि मैंने वीरेंद्र को पीटा, वीरेंद्र ने मेरे को पीटा, तो घटना तो एक ही है, लेकिन मैंने भी दर्ज करा दी, वीरेंद्र ने भी दर्ज करा दी, तो क्रॉस एफआईआर हो सकती है। लेकिन एक घटना की दो एफआईआर नहीं हो। ठीक है? हाँ बेटा, क्रॉस एफआईआर रजिस्ट्रेशन हो सकती है। हाँ, लेकिन एक घटना की दो एफआईआर नहीं हो सकती। क्रॉस तो हो गया ना, एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड करा, वो एफआईआर नंबर अलग लो। लड़ाई झगड़े में यही होता है ना। फिर उसके बाद में नेक्स्ट लिखिए, के रामचंद्र रेड्डी वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर। के रामचंद्र रेड्डी, के रामचंद्र रेड्डी वर्सेज पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसमें आहत व्यक्ति यानी इंजर्ड पर्सन है ना, आहत व्यक्ति या घायल व्यक्ति ने पुलिस थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराई। इंजर्ड पर्सन या घायल व्यक्ति है ना, पुलिस थाने में जाकर एफआईआर रजिस्ट्रेशन कराई और उसके पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। ऐसी स्थिति में एफआईआर को मृत्युकालिक कथन माना गया, डाइंग डिक्लेरेशन है ना। नीचे नोट डाल के लिख लो कि एफआईआर कोई भी व्यक्ति रजिस्टर्ड करा सकता है जिसे संज्ञेय अपराध की सूचना। एफआईआर एनी पर्सन, कोई भी पर्सन क्या कर सकता है, रजिस्ट्रेशन करा सकता है जिसे संज्ञेय अपराध की सूचना। है बिल्कुल, एफआईआर कोई भी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले एफआईआर की बात हो गई कि 154 फर्स्ट में एफआईआर रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन दिया गया है। रिटर्न में भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है। ओरल दी गई है तो लिखेगा, तो लिख करके सुनाएगा और उसके हस्ताक्षर कराएगा और उसकी एक कॉपी देगा। नहीं, ये सेकंड में दे रखा है। फिर इसमें दो बातें और जोड़ दी गई कि क्या, अगर मामला सेक्सुअल ऑफेंस का है तो उसके घर पे जाकर रजिस्ट्रेशन करेंगे, वीडियोग्राफी ऑडियोग्राफी की जाएगी, विशेष प्रबोधक की सहायता ली जा सकती है। और फिर वो सोचता है कि जैसे ही एफआईआर रजिस्टर्ड होती है इन मामलों में, कौन से, रेप वाले मामलों में, वैसे ही एज सून एज पॉसिबल सेक्शन 164 5A में एफआईआर रजिस्टर, वो सॉरी, उसके 164 के बयान लेखबद्ध करवाएंगे। एज सून एज पॉसिबल 164 के बयान करवाए जाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद में 154 3 में
कि अगर एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई, नहीं हुई, तो फिर आप एसपी को लेटर दे सकते हो, और एसपी अगर लगता है कि मामला संज्ञेय अपराध कारित हुआ है तो या तो खुद इन्वेस्टिगेशन करा लेगा या सबऑर्डिनेट ऑफिसर से करवा लेगा। और जब सबऑर्डिनेट ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो उस थाने में एसएचओ के पास जो पावर है उस मामले के संबंध में उसके पास में वो सारे पावर होंगे। ये 154(3) बोल रहा है। क्लियर? फिर उसके बाद में ये जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंट हुआ था, इसने एफआईआर मिली, मैंने कहा अब इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगा तो किसी से पूछने जाएगा। इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रहा है तो किसी से पूछने जाएगा क्या? है मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करे? नहीं, वो इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। बिना किसी अनुमति के संज्ञेय अपराध की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है, उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगा। ठीक है? आयु ये कहां दे रखा है? 156 सॉरी 156 फर्स्ट में दिया हुआ है। ये बात कहां दी हुई है? 156 फर्स्ट में दी हुई है। ठीक, फिर उसके बाद में 156 सेकंड को समझना, मैं समझाता हूं क्या है। एक बार क्या हुआ कि एक महिला थी और गांव में जैसे कोई डॉक्टर था। ठीक, उस डॉक्टर जो था वो ओबीसी का था। दोपहर का समय था तो महिला वो डॉक्टर महिला के पति का जानकार था। तो महिला डॉक्टर को दिखाने के लिए गई दोपहर में। तो वो गई तो कोई नहीं था, तो ये मौके का फायदा उठा करके उस डॉक्टर ने उस महिला के साथ छेड़छाड़ की। ठीक, तो महिला का जब पति आया तो उसने अपनी बात बताई कि मेरे साथ डॉक्टर ने ये घटना की। तो पति और वो जाकर के थाने में एफआईआर रजिस्ट्रेशन कराया। एफआईआर रजिस्ट्रेशन के बाद पुलिस ने 354 आईपीसी में एफआईआर रजिस्ट्रेशन कर दी और इन्वेस्टिगेशन दे दी एक हेड कांस्टेबल को। ठीक, सॉरी हेड कांस्टेबल नहीं था, एएसआई था। एएसआई को इन्होंने इन्वेस्टिगेशन दे दी। एएसआई ने इन्वेस्टिगेशन किया और 354 का अपराध उन्होंने प्रमाणित पाया, और पाने के बाद में मेरे पास में फाइल भेजी। किसके लिए? राइट के लिए। तो फिर मैंने ये कहा था, देखा कि भाई वो जो महिला थी वो कौन सी कैटेगरी से थी? एससी से थी। महिला किससे थी? एस से थी। और जो अक्यूज था वो, यानी वो एससी और एसटी का सदस्य नहीं था। और महिला ने अपनी एफआईआर में ये भी लिखा था कि ये जो डॉक्टर है उसके पति का जानकार था। तो जानकार था तो महिला की जात का उसको नॉलेज था। और उस नॉलेज के बाद में सिया आप जब SC ST एक्ट पढ़ोगे तो उसमें दे रखा है कि अगर नॉलेज है तो ये माना जाएगा कि प्रजम्पशन की जाएगी कि वो। अब मैंने ये कहा कि भाई जो विक्टिम है वो ओबीसी का है, वो सॉरी अक्यूज, और महिला किसकी है? SC है, तो इसलिए SC ST एक्ट के प्रावधान लागू होते हैं। और सेक्शन 3 नहीं, फर्स्ट कौन सा? W है ना, ए आकर्षित होती है। इसलिए क्या किया जाए? इन्वेस्टिगेशन इन धाराओं के संबंध में अनुसंधान किया। अब ये जो एएसआई है ये इन्वेस्टिगेशन नहीं करता। कर सकता है क्या? इसकी इन्वेस्टिगेशन SC ST में कौन करता है? DYSP या ACP। कौन करता है? DYSP या ACP करता है इन मामलों की। ठीक, मामला किसको भेज दिया? डिप्टी को, ACP के पास चला गया। अब एक बात बताइए, ये जो ASI ने अब तक जो प्रोसीडिंग कर दी वो गलत हो गई क्या? अब 156(2) को पढ़ो, समझ में आ जाएगा।
आगे बात समझ में कि अगर प्राधिकृत नहीं था और उसने अगर इन्वेस्टिगेशन कर दी तो इस बेस पे इन्वेस्टिगेशन क्या होगा, अवैध नहीं हो जाएगा। समझ गए। फिर उसके बाद में अगर एफआईआर रजिस्ट्रेशन पुलिस ने नहीं किया है तो मजिस्ट्रेट भी 156(3) में एफआईआर रजिस्ट्रेशन के बाद करके और इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे सकते। आगे बात समझ। मजिस्ट्रेट भी इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे सकता है 156(3) में, लेकिन उसमें क्या होता है 156(3) में पहले एफआईआर रजिस्ट्रेशन करो फिर इन्वेस्टिगेशन करो। यानी एफआईआर रजिस्ट्रेशन और इन्वेस्टिगेशन का आदेश कहां दिया जाता है, 156(3), और केवल इन्वेस्टिगेशन का आदेश कहां दिया जाता है, 202। 156(3) और 202 में फर्क क्या है, 202 में भी इन्वेस्टिगेशन होता है और 156(3) में भी इन्वेस्टिगेशन होता है ना, और 202 में भी। इसमें एफआईआर प्लस इन्वेस्टिगेशन और इसमें केवल इन्वेस्टिगेशन ही होता है। समझ गए दोनों का फर्क। बिल्कुल। अब ये मान लीजिए ये तो था संज्ञेय अपराध, अगर असंज्ञेय अपराध होता तो ये तो था क्या, संज्ञेय अपराध, और अगर असंज्ञेय अपराध होता तो पुलिस अधिकारी को अगर असंज्ञेय अपराध की सूचना दी जाती है तो वो ये थोड़ी कह देगा निकल निकल, तो उसकी बात जो भी है उसको रोजनामचे में लिखेगा, प्रिवेंटिव कार्रवाई तो करेगा कि नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए कि अब तो चलो एडल्ट्री ऑफेंस नहीं है, पहले एडल्ट्री ऑफेंस थी 497, भाई पहले तो एडल्ट्री ऑफेंस थी कि नहीं, या मान लीजिए 498 क्या है कि भाई कोई व्यक्ति ये जानते हुए कि किसी की पत्नी को ले गया। अब जैसे मान लीजिए ये एक्स व्यक्ति है और ये वाई की पत्नी को ले गया और अपने साथ रख रहा है। अब अपराध क्या हुआ, 498, 497 तो नहीं हुआ क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, 498 तो हो ही गया। अब ये 498 के एफआईआर रजिस्ट्रेशन कराने जाता है तो थाने वाला पहले इसकी बात को सुनेगा, वो कहेगा साहब मेरी पत्नी को ले गया, नहीं तो कब बिहार से दूसरी लिया। वो कल परसों एक महाराज कह रहे थे, वो कहा साहब बिहार से पत्नी लाया था 80,000 रुपये में, नहीं तो वो कहा वो दूसरे के साथ चली गई, तो वो कहा सस्ती लाएगा तो चलेगी, महंगी लाता तो टिकती नहीं, सस्ता माल तो इसलिए कि भाई मेरी अब उस 498 में एफआईआर रजिस्ट्रेशन हो सकती है क्या, है, लेकिन एक चीज की संभावना मानो कि इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े की संभावना है कि नहीं है, तो कहने का मतलब इन दोनों को कहेंगे कि भाई तुम तुम्हारा केस कर लो लेकिन आपस में लड़ोगे नहीं, इसके लिए 107 में कार्रवाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। वो कहा साहब या तो एफआईआर दर्ज करके मेरी को लुगाई दिला दो, नहीं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। अब पुलिस वाला दिलवा सकता है कि लुगाई, बताओ, तो फिर क्या करेगा। और अब उसको ये और डाउट हो गया कि ये कुछ गड़बड़ कर सकता है, तो इस कंडीशन में ये होता है कि रोजनामचे में उसकी बात को लिखेगा और उसे ये कहेगा, जो जर्नल डायरी है उसमें ये लिखेगा और उसे कहेगा कि भाई अब जाओ और कहाँ, कोर्ट में अपने कंप्लेंट करके कोर्ट से लो, लेकिन लड़ाई झगड़ा नहीं करो। 107 में उन्हें क्या कर सकता है, पाबंद कर सकते हैं 107-16 कि भाई आप जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक लड़ाई झगड़ा नहीं करो। तो ऐस कंडीशन के लिए लिखना क्या है,
जरूरी। आगे बात समझ में, इस कंडीशन में क्या है, रिपोर्ट में रोजनामचे में ये बात डालना जरूरी। इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, कब कर सकता है, जब मजिस्ट्रेट आदेश देता है तब इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। और मजिस्ट्रेट आदेश कहाँ देता है, सेक्शन 202 में देता है। कहाँ देता है, 202 में आदेश करता है कि भाई आप असंज्ञेय अपराध में भी क्या कर सकते हो, इन्वेस्टिगेशन। और असंज्ञेय अपराध में अगर पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो सारे काम कर सकता है, वारंट के बिना अरेस्ट नहीं कर सकता, बाकी सारे काम कर सकता है। क्लियर है, 154 क्लियर है। 155 में 3 बातें होगी। आगे कि संज्ञेय अपराध के असंज्ञेय में सूचना मिलेगी तो लिखेगा और उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष जाने के लिए कहेगा। इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, और कब करेगा, मजिस्ट्रेट के आदेश के सिवाय इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। फिर इन्होंने ये कहा 154, 55, 4, 155, 4 को समझना कि जैसे मान लीजिए कि मैंने वीरेंद्र को रोका, क्या किया, सदोष अवरोध, फिर वीरेंद्र के 2 थप्पड़ लगाए, क्या अपराध हुआ, 323। ठीक, फिर मैंने वीरेंद्र के साथ गाली गलौज की, बुरा भला कहा, क्या हुआ, ठीक। अब फर्स्ट शेड्यूल को खोलो सीआरपीसी की को, फर्स्ट शेड्यूल को खोलो सीआरपीसी की को, और ये देखो अपराध संज्ञेय है कि असंज्ञेय है, ये सारे कि अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय, ये देखो। भाई ये देखो 341 संज्ञेय है, कोग्निजेबल है, और ये दोनों अपराध नॉन कोग्निजेबल है, नहीं है कि नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में संज्ञेय माने कि असंज्ञेय माने, बहुमत की तरफ जाए अल्पमत की तरफ जाए, आगे बात। तो पूरे मामले में बहुमत नहीं देखना है, ये देखना है कि एक व्यक्ति भी क्या होता है, संज्ञेय अपराध, एक अपराध भी अगर संज्ञेय अपराध है तो पूरे मामले को क्या माना जाएगा, संज्ञेय मामला माना जाएगा। अगर एक से अधिक अपराध हुए हैं उनमें एक अपराध भी अगर कैसा है, संज्ञेय अपराध है, तो पूरे। और ध्यान रखना संज्ञेय का क्राइटेरिया फर्स्ट शेड्यूल है। आगे बात समझ में, क्या है, फर्स्ट शेड्यूल है। ऑफेंस में पनिशमेंट की मात्रा नहीं देखी जाती। जैसे 493 में कितनी सजा है, और मामला, आ गई बात समझ। और इसमें कितनी सजा है, कितना है, 1 महीना, और मामला। तो ध्यान रखना यहाँ 1 महीने में भी हो रहा है और यहाँ 10 साल में भी नहीं। तो सजा का क्राइटेरिया के आधार पर संज्ञेय और असंज्ञेय नहीं होता है, किसके आधार पर होता है, फर्स्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग तय होता है कि मामला कोग्निजेबल है या नॉन कोग्निजेबल। समझ गए। फिर उसके बाद में 196, 156 का फर्स्ट क्लियर है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देगा, है ना। और सेकंड में कि भाई अगर गलत इन्वेस्टिगेशन हो गया अधिकारी से तो उसे पूरा मामला क्या नहीं हो जाएगा, है ना, पर्सनगत नहीं होगा, है ना। और फिर 190 यानी 156(3) में भी पुलिस एफआईआर रजिस्ट्रेशन करने के बाद में इन्वेस्टिगेशन के लिए आदेश कर सकता है।
क्लियर है? 154 क्लियर है? 154 के जितने केस लो होते थे वो हमने सारे लिख लिए हैं। पूछता है बेटा उनमें प्रॉब्लम बना करके, तो उनको याद करना है आपको ढंग से कि अगर प्रॉब्लम बना करके पूछता है तो हम उनका उत्तर क्या दे पाएंगे। नहीं, फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है 157, 157 में यहां से इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर है। इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीजर कहां से दे रखी है? अब जैसे मान लो कोई मर्डर केस, एसिड अटैक का कोई केस, एक्सीडेंट का कोई मामला, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थाने में बैठे बैठे एफआईआर रजिस्टर्ड कर लेगा क्या? तो एक बात बताओ मेरी, समझो कि मैंने सपोज करो वीरेंद्र को बेवकूफ बनाया और इससे 2 लाख रुपए ले लिए। ये थाने में आया, एफआईआर दर्ज कराई कि साहब मेरे को बेवकूफ बना करके पैसे ले लिए, 420 में एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई। तो पुलिस अधिकारी नामजद है और इसने बता दिया, तो क्या उस जगह जाएगा? क्या बता जाए वो जगह, बता कहाँ पर एफआईआर पैसे दिए थे? तो यहाँ एफआईआर पुलिस अधिकारी का उस जगह पर जाना उचित है क्या? वो ये कहेगा कि भाई कोई बात नहीं, आपने नाम लिख दिया, एफआईआर रजिस्ट्रेशन हो गई, आप अपने बयान दे जाओ, आगे मैं देख लूंगा। वो नहीं, घटनास्थल पर चलो, वो जगह भी बताता हूँ जहाँ पैसे दिए थे वगैरह, कोई जरूरत नहीं, आप जाओ। लेकिन जहां क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन का पार्ट, जैसे मान लो मर्डर हुआ है, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्राइम सीन पर जाए बिना इन्वेस्टिगेशन कर सकता है? चोरी हुई है, लूट हुई है, डकैती हुई है, क्राइम सीन पर जाएगा कि नहीं जाएगा? वहां सीसीटीवी फुटेज भी देखेगा, वहाँ फिंगरप्रिंट भी मिल सकता है, डीएनए प्रोफाइल भी मिल सकता है। जैसे 376 का अपराध हुआ, तो जहाँ अपराध हुआ है वहाँ क्या होता है, गिव एंड टेक की थ्योरी चलती है कि भाई कुछ आदमी छोड़ के जाता है और कुछ लेकर के जाता है। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसी स्थान पर जाएगा, मामले से परिचित कोई व्यक्ति हैं उनसे पूछताछ करेगा, और अगर अभियुक्त वहां मिल सकता है तो अभियुक्त को क्या करेगा? अरेस्ट करेगा। और अदरवाइज एफआईआर नामजद है और वहां जाना जरूरी नहीं है, तो वो वहां जाने से क्या कर सकता है? तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्राइम सीन पर भी जाएगा, इन्वेस्टिगेशन भी करेगा, लेकिन नामजद है और उसे लगता है कि एफआईआर ढंग से नहीं की गई है, झूठी है। आगे बात समझ। अगर मान लो सपोज करो कि कोई व्यक्ति एक एफआईआर दर्ज कराते कि साहब मोदी जी ने मेरे साथ में गाली गलौज की, और मोदी जी उस दिन ट्रम्प के साथ मीटिंग कर रहे हैं, तो क्या प्राइमा फेसी कि आपको लग रहा है ये गलत है? नहीं, कि एफआईआर को देखने के बाद ही आपको लग रहा है कि ये, तो फिर वो ना तो इन्वेस्टिगेशन करेगा, मना कर देगा, और जब वो मना कर रहा है तो रीजन लिख करके भेज देगा कि भाई आपके अपराध में इन्वेस्टिगेशन नहीं करूंगा, और तुम्हारे जजेज जी को कर लो कि भाई आपका मामला क्या है, झूठा है, और इसलिए इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं करूंगा। तो ये 157 में आयोग का क्या है? एब्सोल्यूट पावर है, किसके संबंध में? इन्वेस्टिगेशन करने। 156(3) में उसे किसी फर्स्ट में किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, और 157 में उसके पास में एब्सोल्यूट पावर दिया हो गया है, किसके पास? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। नहीं, तो 2 रीजन पर वो इन्वेस्टिगेशन क्या कर सकता है, ठीक है। और बलासन के मामलों में जहां उसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने हैं, तो जहां तक हो सके महिला के निवास स्थान पर, है ना, और महिला पुलिस अधिकारी द्वारा उसके माता पिता, नातेदार या संरक्षक की प्रेजेंस में क्या किए जाएंगे? स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे। और जिन मामलों में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा उन मामलों में फिर 158 इंपोर्टेंट है, ये छोटा क्वेश्चन बना करके पूछता है। और अब आपके तो दिक्कत हो रही है कि ये जो छोटा क्वेश्चन भी है वो भी 5 नंबर का है, एक शब्द भी 5 नंबर का है।
तो आपसे पूछ लिया जाता है कि एफआईआर जो थाने में रजिस्टर्ड हुई, जैसे मान लो कि एक्स थानाधिकारी ने वाई की के साथ हुए संज्ञेय अपराध या चोरी का अपराध हुए चोरी के अपराध की एफआईआर रजिस्टर्ड की। एफआईआर की कॉपी मजिस्ट्रेट के समक्ष कौन भिजवाएगा? एक्स थानाधिकारी ने एफआईआर रजिस्टर्ड कर ली, वाई ने चोरी का अपराध किया है ना, और इसकी एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष एफआईआर की कॉपी, है ना, मजिस्ट्रेट के समक्ष कौन भिजवाएगा? क्या उत्तर दो? तो यहां उत्तर क्या लिखोगे? एसएचओ मत लिख देना, वो थानाधिकारी इसीलिए दे रहा है। आंसर लिखोगे कि मजिस्ट्रेट को एफआईआर की कॉपी वरिष्ठतम, है ना, सीनियर तम पुलिस अधिकारी द्वारा भिजवाई यहाँ एसपी की या कोई कैटेगरी डिसाइड नहीं की गई है। इन्होंने क्या वर्ड दिया है? सुपेरियर ऑफिसर। तो सुपेरियर ऑफिसर के माध्यम से भिजवाई जाएगी, है ना। भिजवाई जाएगी और सेक्शन का रेफरेंस, बस इतना ही। क्या करें, पहले तो 2 नंबर का ये वैसे तो, लेकिन अब 300 नंबर का पेपर बना दिया तो क्या करें? 300 नंबर में कम से कम 2 पेपर करवा लेते। एक सब्सटेंटिव लॉ का दे देते जिसमें आपका आईपीसी और बाकी माइनर आ जाते, और एक प्रोसीजर लॉ दे देते जिसमें एविडेंस और सीआरपीसी आ जाती। हाँ, 150-150 के 2 पेपर हो जाते हैं। अब हिंदी इंग्लिश का तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि वो या में पूछेंगे क्या। भाई या लगा दो हिंदी इंग्लिश के सिलेबस के। अरे बेटा वो तो सोचो, एडीजे वालों को तो 12 घंटे लिखना है। 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम को, फिर 3 घंटे सुबह, फिर 3 घंटे शाम को। नहीं है हिंदी इंग्लिश का ना। सर बोर्ड फंक्शन लिखा है उसको थोड़ा नीचे कर दो। ये लो, है ना। चलो फिर उसके बाद में 159 159 में ये दे रखा है कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, ठीक, यानी ये जो 158 में मजिस्ट्रेट के पास में कॉपी आ गई, मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? एफआईआर की कॉपी आ गई किसके पास? मजिस्ट्रेट के। तो ध्यान रखना, मजिस्ट्रेट को 159 में सुपरविजन का राइट दिया कि मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? उस मामले में सुपरविजन कर सकता है। तो 159 में मजिस्ट्रेट को इन्वेस्टिगेशन के सुपरविजन का राइट दिया, लेकिन पॉजिटिव सुपरविजन कर सकता है, नेगेटिव सुपरविजन नहीं कर सकता। अब जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले एफआईआर रजिस्ट्रेशन हुआ, हो गया एफआईआर रजिस्ट्रेशन,
एफआईआर रजिस्ट्रेशन के बाद में उसको बुलवाया गया, किसको, कंप्लेनेंट को, भाई कोर्ट थाने पे आओ, बताओ क्या बात है। कंप्लेनेंट ने आया और अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा दी। कहाँ पर? थाने में। फिर आयु पूछता है और किसको पता है भाई? तो कहता है साहब रमेश को भी पता है, सुरेश को भी पता है, लोकेश को भी पता है। ठीक है भाई। तो अब इन्वेस्टिगेशन रमेश, सुरेश, लोकेश, ठीक है, इनको भी बुलवाना चाहता है। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उन्हें नोटिस देता है। ठीक है, किस लिए? कि भाई इन्वेस्टिगेशन में आप आओ, आपको मामले की जो तथ्य और परिस्थितियों या मामले के बारे में जो जानकारी है उसके बारे में हमें बताओ। तो सेक्शन 160 में जो विटनेसेस हैं उनको नोटिस इशू किया जाता है कि मामले के तथ्य और परिस्थितियों से परिचित है या जो उसके बारे में कोई जानकारी रखता है, उन व्यक्तियों को क्या किया जाता है, कोर्ट में बुला करके एग्जामिन, सॉरी थाने में बुला करके इन्वेस्टिगेशन एग्जामिन करते हैं। लेकिन इसका एक्सेप्शन दिया हुआ है कि अगर कोई महिला है तो महिला किसी भी उम्र की हो सकती महिला, और अगर पुरुष है तो पुरुष के लिए इन्होंने कहा कि अगर पुरुष 65 वर्ष से तो अधिक का और 15 वर्ष से कम का है, यानी कहने का मतलब 15 वर्ष से ऊपर और 65 वर्ष से नीचे की आयु के को ही नोटिस दे सकता, और महिला को तो दे ही नहीं सकता। महिला को जो भी नोटिस देगा उसमें ये बताएगा कि भाई आप थाने में आओ, वो सॉरी कि आप वो जगह कंफर्म करो जहां पर मैं आपके आके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता हूं। तो इन 4 व्यक्तियों को, 3 व्यक्तियों को, यानी महिला, पुरुष जो 65 वर्ष से ज्यादा का है और बालक जो 14 वर्ष से कम, 15 वर्ष से कम का है, उन्हें नहीं बुलाएगा और उसके निवास स्थान पर ही क्या करेगा, उनके। और तीसरा व्यक्ति जो मानसिक और शारीरिक रूप से पीड़ित था, उन व्यक्तियों के उनके निवास स्थान पर ही जाकर के क्या करेगा, रिपोर्ट दर्ज करेगा, है ना। यानी रिपोर्ट क्या, वो उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा, उनके निवास स्थान पर जाने के बाद में ही स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा। ठीक है। फिर उसके बाद में ध्यान रखना 160 में नोटिस दिया जाता है किसको, मेरे अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि सेक्शन 160 में विटनेसेस को, सेक्शन 160 में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर विटनेसेस को विटनेस यानी साक्ष्यों को स्टेटमेंट यानी कथन करने के लिए नोटिस जारी करता है। ठीक है। 160 में क्या हो गया, उनको बुलवाया, महिला है, 15 वर्ष से अधिक का है। एक बात बताओ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने एक महिला को 160 का सीआरपीसी में थाने में उपस्थित होकर के और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के संबंध में नोटिस दिया गया, इस नोटिस की वैधानिकता बताइए, और क्या पुलिस अधिकारी ने कोई अपराध कारित किया? तो ध्यान रखना, एन सावरे अपराधों के लिए रट लेना, इन्वेस्टिगेशन में अगर फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हो रही है तो 166 एक अपराध, जैसे मान लो बच्चे का ले रहा है, वर्दी के अंदर चला गया,
आगे बात, जैसे मान लो किसी महिला के 164 के बयान नहीं करवाए, जैसे रेप संबंधित मामलों में एफआईआर रजिस्ट्रेशन नहीं की, तो इन सब में 166 का अपराध होता है। अक्यूज का मेडिकल नहीं करवाया, नहीं, तो ये सारा क्या है, 166 एक का है, मैंडेटरी प्रोविजन का क्या करते हैं, वोलेशन करते हैं। फिर देखो 161 में जब वो व्यक्ति को आ जाता है थाने पर, या वो वहां चला जाता है उसके निवास स्थान पर, वहां क्या किए जाते हैं, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो जो भी व्यक्ति को उस मामले के संबंध में तथ्य और परिस्थितियों से या कोई जानकारी रखता है, वो पुलिस अधिकारी को बताने के लिए क्या है, आबद्ध मौखिक परीक्षा करेगा। फिर वो कह रहा है कि जो भी पूछेगा उसका सही सही उत्तर देने के लिए वो व्यक्ति क्या है, आबद्ध है। लेकिन यहाँ इतनी छूट दे दी कि पुलिस को इतनी झूठ बोल सकते हो जिसके कारण कोई अपराध में फंसते हो या कोई सिविल लाइबिलिटी अगर आप पे आ रही है, तो उसको छोड़कर बाकी स्टेटमेंट करने के लिए क्या है, आप आबद्ध। और जो आपके स्टेटमेंट है वो 161 के 3 में क्या करेगा, पुलिस अधिकारी जैसे जैसे आप बोलोगे वैसे वैसे रिटर्न में लेखबद्ध करेगा, और लेखबद्ध करने के बाद में आपको पढ़ करके सुनाएगा, ठीक है। और लेकिन 162 ये कह रहा है कि उन पर हस्ताक्षर नहीं करवाए जाए। जब भी आप कोर्ट में जाते हो तो जो भी स्टेटमेंट होते हैं ना, उनके लीजिए लिखता होता है, लिखा हुआ होता है। जब आप जाओगे ना, स्टेटमेंट देखते हो, जैसे पुलिस कोर्ट में भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते हैं, पुलिस ने भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हैं, उनके नीचे ये वर्ड लिखा जाता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रीड ओवर और एक्सेप्टेड। इसका मतलब होता है रीड ओवर और एक्सेप्टेड, पढ़कर सुनाया और सामने वाले ने क्या किया है, स्वीकार। फिर अगर मामला किससे संबंधित है, सेक्सुअल ऑफेंस से संबंधित है, जैसे 354 है, 354 ए है, 354 ए बी है, सी है, डी डी ए है, डी बी है, ई है, 504 का कोई, 509 का कोई अपराध है, तो ऐसे अपराधों के अंतर्गत पुलिस अधिकारी क्या करेगा, स्टेटमेंट या तो महिला पुलिस अधिकारी द्वारा लिया जाएगा या महिला अधिकारी द्वारा क्या किया जाएगा, लेखबद्ध किया जाएगा। पुरुष लेखबद्ध नहीं कर सकते, और अगर कर लिए तो जहां पर भी फॉर्मेलिटी है कोई और फॉर्मेलिटी का वायलेशन हो रहा है, इसका मतलब 166 का अपराध हो गया, आंख बंद करके टिका दो आप। फिर 161 के स्टेटमेंट के बारे में बताया गया है कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के बाद में 161 के स्टेटमेंट पर स्टेटमेंट देने वाले के हस्ताक्षर नहीं करवाए जाएंगे। और इसका उपयोग केवल या तो कोरोबरेट करने के लिए या गवाहों के बयानों के खंडन करने में यूज किया जाएगा, ठीक। और अगर वो व्यक्ति जिसने स्टेटमेंट किया है मर गया तो, भाई जैसे मान लो कि एफआईआर रजिस्टर्ड हुई कि भाई एक्स व्यक्ति ने वाई व्यक्ति को चोटकारित की गई और वो एसएमएस अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने एफआईआर रजिस्ट्रेशन की, उसके एसएमएस में जाकर के स्टेटमेंट रिकॉर्ड की, और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद भाई साहब निकल ली, तो फिर वो स्टेटमेंट मृत्युकालिक कथन के रूप में यूज होंगे। जैसे वहां एफआईआर रजिस्ट्रेशन हुई थी, कहाँ, के रामचंद्र रेड्डी के केस में, और यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद मर गया, तो उसको मृत्युकालिक कथन के रूप में हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये बात कहाँ बताई, 161
टू में 162 में सीधी सी बात है, तीन बातें। पहली तो स्टेटमेंट पे वो नहीं कराए जाएंगे, दूसरा स्टेटमेंट का उपयोग नहीं लिया जाएगा सिवाय कोरोबरेशन और खंडन करने में, और व्यक्ति जिसने स्टेटमेंट किया है मर गया है तो 32 फर्स्ट के रूप में डाइनिंग डिक्लेरेशन के रूप में उसके स्टेटमेंट को यूज किया जा सकता है। बस इतना सा। फिर 163, देखो 163 में ये कह रहा है कि पुलिस अधिकारी जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा है, नहीं तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते समय उसे लगता है क्या कि इसने स्टेटमेंट सही नहीं दे रहा, या उस पर दबाव बनाता है, कोई धमकी उत्प्रेरणा या वचन देता है कि कोई बात नहीं तो बोल रहा, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो इस प्रकार से स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने में पुलिस अधिकारी कोई द्वारा कोई धमकी उत्प्रेरणा या वचन वगैरह नहीं दिया जाए। आगे बात। और दूसरा, अगर मान लो वो अपनी इच्छा से कोई कन्फेस करे तो चेतावनी नहीं दोगे कि भाई आप कन्फेस करने के लिए बाध्य नहीं हो, और अगर करोगे तो आपके विरुद्ध यूज की जाएगी। तो 163 में सीधी सी बातें, दो बातें हैं कि कोई भी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर रहे हो तो सामने वाले को धमकी उत्प्रेरणा और वचन नहीं दोगे। और दूसरा, अगर दे दी सॉरी वो कुछ बताना चाह रहा है तो आप उसे चेतावनी देकर के मना नहीं करोगे कि आप स्टेटमेंट करने के लिए बाध्य नहीं हो, और अगर स्टेटमेंट करोगे तो आपके विरुद्ध साक्ष्य में उपयोग लिया जाएगा। ये कहाँ दे रखा है? 163 के अंतर्गत, नहीं बेटा, थोड़ा जितना 3-4 लाइनें बस। 162 के बैंक के पहले सिग्नेचर नहीं कराए जाएंगे, कोरोबरेशन में, खंडन में, और बस वहीं पर की यही एविडेंशियल वैल्यू 161 के स्टेटमेंट का। अब एक चीज ध्यान रखना, जो अक्यूज पर्सन होता है और कई बार मामले में डाउटफुल पर्सन होता है, उनकी एग्जामिनेशन भी होती है कि नहीं होती? तो अक्यूज की या डाउटफुल पर्सन की जो एग्जामिनेशन होती है वो कौन से सेक्शन में होती है? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो अक्यूज की एग्जामिनेशन या डाउटफुल पर्सन के एग्जामिनेशन करता है वो कौन से सेक्शन में होती है? ध्यान रखना, वो भी 161 में होती है। या नोट डाल के अपनी कॉपी में लिख लो कि अक्यूज और डाउटफुल पर्सन की जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर द्वारा एग्जामिनेशन की जाती है वो सेक्शन 161 में होती है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर द्वारा अक्यूज और डाउटफुल संदेहास्पद व्यक्ति की जो एग्जामिनेशन होती है वो सेक्शन कौन से में? 161 सीआरपीसी में होती। क्योंकि 161 में क्या वर्ड दे रखा है? क्या दे रखा है वर्ड? एनी पर्सन। और एनी पर्सन में अक्यूज और डाउटफुल पर्सन भी शामिल है ना? जो एनी पर्सन वर्ड दे रखा है उसमें अक्यूज और डाउटफुल पर्सन भी। आप देखो 100 सेक्शन 25 एविडेंस एक्ट में क्या कहा गया है? 25 सेक्शन
25 एविडेंस एक्ट में क्या क्या रखा है कि अगर पुलिस अधिकारी के सामने कोई कन्फेस की जाती है तो उसको साक्ष्य में उपयोग नहीं लिया जाए। 126 सॉरी 26 में कस्टडी में की गई है तो नहीं लिया जाएगा। सिर्फ कन्फेस ही तो यूज नहीं होगी, अदर स्टेटमेंट तो यूज होंगे कि नहीं होंगे? केवल कन्फेस ही यूज नहीं होती, अदर स्टेटमेंट तो साक्ष्य में उपयोग लिए जा सकते। तो ये एग्जामिनेशन जो अक्यूज की होती है वो कहाँ होती है? 161। ठीक है, आज इतना ही करेंगे, आज थोड़ा सा। और एक चीज हो रहा है कि शायद हो सकता है कि आज आपका रिजल्ट 99% आ जाए। आज रिजल्ट 99% आ जाएगा।